अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान एमजे टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। आज बड़ी अहम तारीख है और बड़ा अहम दिन है अगर हम इसको अहमियत दें तो। जी हाँ, 12 अक्टूबर। और बहुत कम शायद नौजवान लोग जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो 12 अक्टूबर का दिन देख पाए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 12 अक्टूबर 1999 की, जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा था और फौजी बगावत के नतीजे में नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए बतौर वज़ीर आज़म और फिर उनको जलावतन भी होना पड़ा। और फिर जनरल मुशर्रफ का दौर 2007-2008 तक रहा और उनको फिर इस्तीफ़ा दे के जाना पड़ा। 12 अक्टूबर 2099 को क्या हुआ और हमने बतौर कौम उससे क्या सबक सीखा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा में जो अब हो रहा है, नए वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सूबे में हुक्मरान जमात हैं उसके बानी चेयरमैन इमरान खान के नामजद वज़ीर आला हैं। उनका इंतखाब है क्योंकि उनसे पहले पीटीआई के ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उनके बाद अब सोहेल आफरीदी का इंतखाब होना है। पीर का दिन मुकर्रर है नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। सूबाई असम्बली में वोटिंग के लिए 10 बजे का टाइम है। आज 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और ये जो इंतखाब हो रहा है एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान शदीद कशीदगी है। और हमने देखा कि फ़ौज के तर्जुमान ने पेशावर में जाके 10 अक्टूबर को एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बिलवास्ता तौर पे पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनकी मुखालफत की। और बिलवास्ता तौर पे इसलिए कि नाम तो नहीं लिया मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम किसी ऐसे शख्स को भी सियासत नहीं करने देंगे कि जो दहशतगर्दों का साथी हो और जो सहूलतकार हो या एहानतकार हो। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर तीसरी अहम चीज़, पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच दोबारा से 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत करने जा रहा है। और अभी मामला सिर्फ ये है कि आया 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनको फुल कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए या फिर मौजूदा आइनी बेंच उसको सुने, और अगर फुल कोर्ट हो भी तो उसकी शक्ल क्या होनी चाहिए। तो साकिब बशीर, सबसे पहले तो 12 अक्टूबर के हवाले से मैं अपनी सिर्फ याददाश्तें आपसे शेयर कर सकता हूँ। आप बताएं क्योंकि आप जो है वो उस वक्त पीटीवी में थे, जी जी, जहाँ पे आप बड़ी एक तारीखी उसको कहें या जो भी वो तस्वीर आप देखते हैं जहाँ पे जो आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, एहलकार हैं, वो जो गेट है पीटीवी का, पीटीवी न्यूज़ की एंट्री गेट जो है उसको फलांग रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। और अंदर जो कुछ हुआ उसको आपने अपनी आंखों से देखा, तो क्या था वो 12 अक्टूबर? आपको पता है उस वक्त सिर्फ एक पीटीवी ही अकलौता टीवी चैनल होता था जिस पे अगर कब्जा हो जाए तो बस कब्जा पूरा हो जाता था। अब तो खैर बहुत से चैनल आ गए और बाद में तो लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फौजी बगावत अगर हुई तो कितने चैनल फलांगेंगे, कितने चैनल बंद होंगे। मगर हमने देखा कि अब वो गेट फलांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जितने भी चैनल हैं गेट के अंदर पहले से जो हैं वो बगावत करने वाले मौजूद होते हैं। बट एनीवे, 12 अक्टूबर 1999 में अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, 26 साल पहले की बात है तो आपने 25 साल का, मैं कहता हूं बल्कि 35 साल के जो नौजवान हैं उनको शायद थोड़ा याद हो, मतलब क्योंकि उनकी उम्र 10 साल होगी। तो आज जो 35 साल का नौजवान है तो ये, लेकिन एक बड़ा पाकिस्तान की तारीख में कि जो मुंतखब हुकूमत थी, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत थी, उसको जो है वो उसको घर भेज दिया गया जनरल मुशर्रफ ने। जी आप? जी हाँ, ये मैं उस वक्त 32-33 साल का था। अच्छा। और पीटीवी में रिपोर्टर था और पीटीवी एक सरकारी अदारा है तो उसमें तासुर तो यही है कि भाई वहाँ पे जो भी भर्ती होता है और जिस तरह की आजकल भर्तियाँ हो रही हैं
सब सिफारिश पे ही होते हैं। मगर मैं खुशकिस्मत था कि मैं उस वक्त NNI में वर्किंग जर्नलिस्ट था, एसोसिएट एडिटर था। NNI न्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल एक न्यूज़ एजेंसी थी, हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब ने उसका बुनियाद रखी थी। और 1999 में एक इश्तिहार आया अखबार में, पाकिस्तान टेलीविज़न में ऑन कैमरा रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। तो ऑन कैमरा रिपोर्टर्स के इश्तिहार के ऊपर मैंने भी एप्लीकेशन एक डाल दी। और मुझे शुरू में तो उन्होंने इनवाइट नहीं किया क्योंकि मेरी डिग्री डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ थी। फिर PTV वालों को थोड़ा समझाना पड़ा कि भाई ये डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है ये भी इंटरनेशनल रिलेशन ही है, जो कि इश्तिहार में उन्होंने लिखा था। और फिर मैंने उन्हें यह भी बताया कि आप डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ को इंटरनेशनल रिलेशन नहीं मान रहे, तो हमारी जो मैडम है डॉक्टर शीरी मज़ारी, वो PTV के ऊपर आप बुलाते हैं एज फॉरेन रिलेशन एक्सपर्ट, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, वो तो हमारी चेयरपर्सन है, तो आप हमारी डिग्री को इतनी इज्जत तो दें। तो बहरहाल वो उन्होंने माना। और अच्छी बात ये हुई कि फिर मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने जितने भी DSS के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और जिनको कंसिडर नहीं कर रहे थे, उनको फिर स्पेशली इनवाइट किया और वो भी फिर टेस्ट में अपीयर हुए। फिर उनके इंटरव्यूज़ हुए, ऑडिशन हुए और फिर 3 हम लोग सेलेक्ट हुए। मैं खुद था, मेरे साथ नबिया महमूद थी और आसिया रियाज थी। तो आसिया रियाज ने ज्वाइन नहीं किया, वो लाहौर में बेस थी, और नबिया महमूद और मैंने इस्लामाबाद में ज्वाइन किया। और मुझे बाद में हमारे PTV के ही रिटायर्ड डायरेक्टर न्यूज़ थे, उनका नाम मैं अभी याद आ जाएगा, उन्होंने एक किताब भी लिखी। उस किताब से मुझे पता चला कि 7-8 हज़ार एप्लीकेशंस आई थी। अच्छा। जिनमें से जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे चंद 100 लोग थे, और उनको फिर इंटरव्यूज़ में, टेस्ट इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुए, जारी बात है। फिर उनका ऑडिशन वगैरह हुआ और फाइनली जाके फिर 3 बंदे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें मैं भी शामिल था। ठीक। तो आई वाज लकी। तो हम PTV में, ये बात है जून 99 की, जब हमारी सिलेक्शन हुई, मैंने जून में ये ज्वाइनिंग दी और 99 की। और ये फिर हो गया ऐसा कि 12 अक्टूबर को जनरल मुशर्रफ की बगावत हुई। तो जो 12 अक्टूबर का दिन था, उस दिन मैंने इसके हवाले से एक कॉलम भी लिखा, नवाए वक्त में 2 पार्ट्स में छपा था, 12 अक्टूबर एनी शाहिद। और ये वो वाक़या है जो कि जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी किताब में नहीं लिखा। वैसे तो जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में सारे वाक़यात लिखे कि PM हाउस में क्या हुआ, कराची एयरपोर्ट पे क्या हुआ, पिंडी GHQ में क्या हुआ, 111 ब्रिगेड में क्या हुआ, बहुत सी जगहों का लिखा, लेकिन PTV का वाक़या नहीं लिखा। और ये था भी बड़ा एम्बैरेसिंग वाक़या। एम्बैरेसिंग इसलिए था कि ये वो वाक़या था कि जिसमें एक बावर्दी ब्रिगेडियर, एक बावर्दी मेजर एक दूसरे पे सरकारी असला ताने खड़े थे, और मैं और PTV के चेयरमैन परवेज़ रशीद साहब, और वो ब्रिगेडियर जो थे, और वो मेजर निसार थे एक, जो कि PTV के कंट्रोल रूम में खड़े थे। और तगदो ये हो रही थी कि जनरल मुशर्रफ को जो बरतरफ करने की जो खबर थी, और जो जनरल ज़ियाउद्दीन जो कि ISI के चीफ थे, उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए जो वीडियो नवाज शरीफ ने जो फूल लगा रहे थे जनरल ज़ियाउद्दीन को, वो वाली वीडियो जो है वो ना चलने दी जाए। तो मेजर निसार ने, क्योंकि पहले एक दफ़ा खबर चल चुकी थी, तो फिर मेजर निसार अपनी प्लाटून के साथ PTV में दाखिल हो गए थे। तो वो अब दोबारा उसको कह रहे थे कि खबर निकाल दी जाए और ये चलनी नहीं चाहिए। तो ऊपर से ब्रिगेडियर साहब आ गए, उनका आपस में काफ़ी क्लैश हुआ और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी, क्योंकि मेजर साहब ने जो है वो ब्रिगेडियर साहब के पेट के साथ मशीन गन लगाई हुई थी, और ब्रिगेडियर साहब ने अपना पिस्तौल जो है मेजर साहब के इधर कंधे पे हाथ रख के कनपट्टी पे रखा हुआ था, और कह रहे थे कि आई एम ब्रिगेडियर सो एंड सो, ब्रिगेडियर जावेद इकबाल, और आई ऑर्डर यू टू डिसआर्म योरसेल्फ, आस्क योर सोल्जर, क्योंकि मेजर साहब के साथ सोल्जर भी थे। तो हम उन्हें रोक रहे थे, मना कर रहे थे कि भाई ज़रा तहम्मुल, तसल्ली। और इतनी टेंशन थी कि अगर ज़रा सी हल्की सी भी कोई ट्रिगर दब जाता ना, तो फिर जो इर्द गिर्द सिपाही खड़े थे वो भी गन्ने ताने हुए थे हमारी तरफ, तो फिर और हम बीच में खड़े थे। तो मैं इसलिए वहाँ पे मौजूद था कि मैं जब न्यूज़ रूम से निकल रहा था ना, उस अंदर मेजर साहब पहले न्यूज़ रूम में आए थे और डरा धमका के उन्होंने खबर निकलवाई डेस्क से। और फिर जब मैं न्यूज़ रूम से निकल रहा था तो मेजर साहब तो चले गए कंट्रोल रूम में जहाँ से खबरें चलती हैं। तो मैं DN रूम के बाहर आया तो नीचे से ब्रिगेडियर साहब ऐसे पिस्तौल लहराते वर्दी में ब्रिगेडियर जावेद इकबाल आए और मुझे कहा कि वेयर इज़ द कंट्रोल रूम, खबरें कहाँ से चलती हैं। मैं पहले तो परेशान हुआ, मैं क्या पहले मेजर साहब आए असला लेके, अब ब्रिगेडियर साहब आ गए, पता नहीं ये अलग ले गए हैं इकट्ठे हैं। फिर मुझे ख्याल आया ये तो मिलिट्री सेक्रेटरी है नवाज शरीफ के,
अच्छा, मुझे अचानक ना कुछ खटका हुआ कि मैं कही तो गड़बड़ है, ये तो नवाज शरीफ साहब ने भेजे होंगे क्योंकि ये तो पीएम हाउस में होते हैं। खैर मैं उन्हें लेके कंट्रोल रूम में गया तो आगे मेजर साहब खड़े थे। फिर वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ काफ़ी उनकी तलखलामी हुई और आखिर में परवेज रशीद साहब भी खड़े थे। मैं परवेज रशीद साहब को कह रहा था कि इन्हें कहें ये इनके आर्टिकल 6 लगता है ये जो कर रहे हैं। अब हम भी बड़े जवान थे, जज्बाती थे। परवेज रशीद साहब उसी तरह वो उन्होंने मेजर साहब को कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 6 लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो ये हो। तो ब्रिगेडियर साहब एट द एंड ऑफ द डे हावी हो गए और सिपाहियों से असला ले लिया गया और मेजर साहब को भी इन सबको एक स्टूडियो की तरफ भेज दिया गया, मेजर साहब को एक अलग कमरे में भेज दिया गया और फिर बस ये हमने समझा कि बगावत नाकाम हो गई। ब्रिगेडियर साहब बाहर निकले तो बाहर एक एसएसजी कमांडो खड़े थे वर्दी में, उनके पास भी वेपन था और वो कमांडो मेजर निसार के साथ आए थे। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब के नहीं थे। ब्रिगेडियर साहब के साथ ना हाजी सदीक साहब होते थे, नवाज शरीफ साहब के जो स्पेशल ब्रांच के प्राइवेट गार्ड थे, उनके साथ 2-3 बंदे और थे। वो वाइट शलवार कमीज काला वेस्ट कोट वाले थे, वो ब्रिगेडियर साहब के साथ ही आए थे। नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी थी पर्सनल। तो उन्होंने ना एसएसजी कमांडो से गन छीनने की कोशिश की और एसएसजी कमांडो के साथ काफ़ी देर उन्होंने मशक्कत की लेकिन उसने गन नहीं दी। तो फिर तय ये हुआ, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जवान तुम इधर खड़े रहोगे और तुमने कुछ करना नहीं है। उसने कहा सर मैं वेपन नहीं दूंगा लेकिन मैं इधर ही अपनी जगह पे हूँ, मैं असला नहीं दूंगा किसी को। एसएसजी वाला डट गया। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम इधर रहो लेकिन तुमने यहाँ से हिलना नहीं है। उन्होंने कहा यस सर। अब ब्रिगेडियर साहब का हुक्म था, मेजर साहब की नजर नहीं आ रहा है तो ब्रिगेडियर साहब चले गए। ब्रिगेडियर साहब चले गए तो बाद में मजीद फौज आ गई। अच्छा, और वो जब आई तो मेजर साहब फिर कमांड में आ गए और मगर ब्रिगेडियर साहब अपना काम कर चुके थे। उन्होंने वो वीडियो एक दफा चलवा दी, ठीक, वो जो फीतियां लगाने वाली वीडियो। जी। तो ये अपनी आंखों से सब कुछ देखा हमने। तो 12 अक्टूबर को ये वाकया हुआ था। तो लेकिन साकिब आपका क्या ख्याल है कि हम लोग भूलते जा रहे हैं? हम लोग क्या, अब तो नवाज शरीफ साहब भी भूल गए हैं, नून लीग भी भूल गई है। नून लीग भूल गई है। वो इरफान सदीकी साहब बड़े वो कॉलम लिखा करते थे और पता नहीं क्या क्या। पूरी नून लीग जो है वो कोई यौम स्याह टाइप की चीज़ मनाया करती थी। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स आया करती थी। तो वो सब कुछ वो नून लीग ही भूल गई है। बल्कि हमने जब जिस टॉपिक पे नेक्स्ट हमने बात करनी है, अगर उसके साथ इसको लिंक करके देखा जाए कि उसको देखें ना कि 12 अक्टूबर 1999 को जो मैंडेट जिसके पास था, जिस प्राइम मिनिस्टर को अवाम ने मुंतखब किया था वोट के ज़रिए से, उसको घर भेज दिया गया। हम उस प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ होता या कोई और भी होता तो उसकी तज़हीक की गई और शब खून मारा गया, एक डिक्टेटर ने मारा। तो वहाँ से सबक तो नून लीग समेत बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यही सीखना चाहिए था कि जिसका मैंडेट है आप उसके मैंडेट का एहतराम करें, बुनियादी जो नुक्ता है। तो मैं ये कह रहा था कि आज 12 अक्टूबर है। एक तो नून लीग तो भूल ही चुकी है कि वो कोई 12 अक्टूबर भी था। पता नहीं इनको डर लगता है या नून लीग ने 8 फरवरी 2024 को जिस तरह किसी और का मैंडेट था तो अपने खाते में डाल के आज जो है वो हुक्मरान बने फिरते हैं। उनको शर्मिंदगी होती होगी या फिर पता नहीं क्या है। ये आप बताएं कि क्यों वो जो है वो इस दिन को नहीं मना रहे। मेरे ख्याल में यौम स्याह के तौर पे ये जो नून लीग यौम स्याह मनाती थी ना, तो अब चूंकि इसे 12 अक्टूबर का जो यौम स्याह था, उस यौम स्याह की जो स्याही है वो नून लीग ने अपने मुंह पे मान ली। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 5 जुलाई 1977 का जो यौम स्याह है, जो 5 जुलाई जो पीपल पार्टी यौम स्याह मनाती है, उस यौम स्याह की स्याही पीपल पार्टी ने अपने मुंह पे मान ली है। आज जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं और भरपूर अंदाज से फौज की मदद से, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत चला रहे हैं और गैर जमहूरी अंदाज से जो वो कहते हैं माजी में तो ये होता था ना कि वो थोड़ा सा डर खौफ, वो एक प्रॉपर वो हाइब्रिड निज़ाम को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बात करते हैं, तस्लीम भी करते हैं। अब इनको कोई पूछे, देखें नवाज शरीफ की तो समझ आती है कि नवाज शरीफ की जो सियासी पैदाइश है वो तो है ही एक डिक्टेटरशिप के दौर में। उनके जनरल ज़ियाउल हक पंजाब का पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया उन्होंने, फिर उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाया, फिर उनको जनाब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट उतार के जो है इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। तो नवाज शरीफ तो उनका जो एक ग्रूमिंग है, जो उनकी गुट्टी है, वो तो ज़ियाउल हक की दी हुई है,
ठीक है, उनसे तो वो कोई नहीं, लेकिन असल गिला तो पीपल्स पार्टी से है, जिसका लीडर, जिसका बानी जुल्फकार अली भुट्टो अदालती कत्ल का शिकार हुआ और फांसी चढ़ गया, लोगों ने अपने आप को आग लगाई। आज वो पीपल पार्टी जो है वो भी इस हाइब्रिड निज़ाम के सेटअप का भरपूर बेनिफिशरी है। और बहरहाल इसकी तारीख में हम बहुत ज़्यादा जाएं तो 12 अक्टूबर के वाक़यात क्या हुए थे ये मैं ज़रूर नौजवान नस्ल को बताना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह थी कि मुशर्रफ ने बगावत कर दी। वजह ये हुई थी कि ये 1998 का मामला है और बल्कि कारगिल का वाक़या है। और कारगिल के वाक़े में ये इल्ज़ाम लगा कि जनरल मुशर्रफ ने जो है मकबूजा कश्मीर की कारगिल की पहाड़ियों पे जो ऑपरेशन किया वो नवाज शरीफ कहते हैं कि वो उनको उनकी इजाज़त के बगैर किया गया, जबकि फ़ौज का ये दावा था, जनरल मुशर्रफ का ये दावा था कि नहीं, हमने इनको ब्रीफिंग दी थी। अब ये कितनी शर्म की बात है कि एक वज़ीर आज़म, ये नवाज शरीफ के लिए भी शर्म की बात है और जनरल मुशर्रफ के लिए भी, कि एक वज़ीर आज़म जो है उसको पता ही नहीं है और उसका आर्मी चीफ कारगिल पे चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये और बात है कि बाद में तो फिर कई कारगिल हो गए हैं। आजकल भी देख लें, नवाज शरीफ को या वज़ीर आज़म को पता नहीं कितना क्या कॉन्फिडेंस में लिया जाता है या बाद में बताया जाता है। लेकिन ये है कि उस वक्त ये जब वाक़या हुआ तो नवाज शरीफ के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। फिर वो स्पेशली 5 जुलाई का दिन था, 5th ऑफ जुलाई इंडिपेंडेंस, बल्कि 4th ऑफ जुलाई, अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4th ऑफ जुलाई है। तो 4th ऑफ जुलाई को नवाज शरीफ साहब स्पेशली क्लिंटन से टाइम लेके छुट्टी थी और स्पेशली अमेरिका गए और जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। मसला ये था कि कारगिल से फ़ौजें वापस नीचे आनी थी, लेकिन उसमें जानी नुकसान बहुत होना था। तो फिर क्लिंटन ने अमेरिका में बैठ के नवाज शरीफ के साथ बात की, इंडिया के वज़ीर आज़म से बात की और फिर तय ये हुआ कि ये फोर्सेस वापस लाई जाएंगी। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमारी फोर्सेस ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है। और बाद में फिर हमने निशान हैदर भी दिए अपने फ़ौजी अफसरान को और फ़ौजी एहलकारों को। तो बहरहाल एक बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन था, आई मस्ट से, ये मतलब ये एक हिस्टोरिकली डेयरिंग ऑपरेशन था, लेकिन इंतहाई इल प्लान और एयरफोर्स नेवी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे पता नहीं था और उसमें फिर जानी नुकसान भी बहुत हुआ। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के दरमियान एक खलीज पैदा शुरू होगी। तो नवाज शरीफ ने एक दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जनरल मुशर्रफ को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी हम दे रहे हैं। पहले तो ये हुआ, ठीक। फिर उसके बाद अचानक एक दिन नोटिफिकेशन आया कि नए आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दिया गया। ये 12 अक्टूबर का दिन, जनरल ज़ियाउद्दीन जो कि ISI के चीफ थे, वो इंजीनियरिंग कोर्स से उनका ताल्लुक था। तो जब वो नोटिफिकेशन आया तो उसी वक्त जब खबर चली PTV पे पहली उस नोटिफिकेशन की, बहुत बड़ी खबर थी, मतलब साफ जाहिर था कि जनरल मुशर्रफ को सैक कर दिया गया। जनरल मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका से पाकिस्तान की तरफ PIA की एक परवाज में वापस आ रहे थे, ठीक। और जारी बात है श्रीलंका से पाकिस्तान आते हुए रास्ते में इंडिया और फिर कंट्रोल टावर कराची ने उन्हें कहा कि आप यहाँ लैंड नहीं कर सकते, मतलब ये था कि आप इंडिया में लैंड कर जाए। ये होता रहा। तो ये नवाज शरीफ और शाहिद खकान उस वक्त चेयरमैन PIA थे, ये सब जो है फिर तैयारा हाईजैकिंग का केस इन पे बन गया और उस केस में नवाज शरीफ को लाइफ उम्र कैद की सजा भी हुई जो बाद में ख़त्म हो गई। और नवाज शरीफ ने जो है जब ये ऑर्डर किया सैकिंग के, तो नीचे यहाँ पे जनरल महमूद, जनरल अजीज़ जो कि मुशर्रफ के क्लोज जनरल थे, कराची के कोर कमांडर जनरल उस्मानी, उन्होंने कराची एयरपोर्ट टेक ओवर कर लिया। PIA की फ़्लाइट को ज़बरदस्ती लैंड करवाया, जनरल मुशर्रफ को उन्होंने रिसीव किया और जनाब जनरल मुशर्रफ इस्लामाबाद पहुँचे। PTV पे टेक ओवर हो चुका था। उन्होंने फिर तकरीर कर दी कि बस फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है और अब सब ठीक है और नवाज शरीफ साहब जेल में, जनरल मुशर्रफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो ये वाक़या हुआ था। तो अब इसमें मसला ये हो रहा है कि भाई एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसने एक आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया, उसका हक था कि वो बरतरफ करता, लेकिन शायद जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो बड़ा बुज़दिलाना था। और वो चीज़ अब हमें समझ आ रही है कि नवाज शरीफ साहब आजकल भी जो कर रहे हैं वो वही चीज़, कुछ नहीं सीखा उन्होंने, कि करज के साथ
कन्विक्शन के साथ कुछ नहीं करना, जो करना है चुप करके, अंडरग्राउंड रह के, पसे पर्दा रह के, साजिश करके। भाई आपको 3 दफा इस कौम ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आप में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि जो बात करें खड़े होके करें। तो आजकल वही हालात है। तो ये उसका पस मंजर था थोड़ा, और अफसोस इसी बात का कि हम लोग सीखते नहीं है। इसमें एक चीज़ मेरा ख्याल है, जो नवाज शरीफ हैं वो जनरल ज़िया जो है या उसकी नर्सरी से कहें या उसकी छतरी से जब वो सियासत में उनकी एंट्री हुई, लेकिन मेरे ख्याल में 12-14 साल में उन्होंने कुछ सीखा भी। 99 में उनको हटाया गया, वो मुंतखब थे अवाम के, फिर उनको सजा भी हुई, जेलें भी उन्होंने, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया, फिर सऊदी अरब भी चले गए, फिर जब जलावतनी हुई, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ, फिर 2008 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 13 में जब दोबारा हुकूमत में आए तो 14 को दोबारा उनको मुश्किलात, और 16 में भी पनामा और इस तरह की चीज़ें। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी देखी हैं। उनको दूसरी दफ़ा भी बतौर प्राइम मिनिस्टर उनको इस तरह हटाया गया, मेरे ख्याल में नहीं था। अब जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, साकिब सच्ची बात है, आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैं भी कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जो कुछ अदालतों में हो रहा है, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, नवाज शरीफ के साथ इतना कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ तो इलाज के लिए एक कैदी होते हुए, प्रिजनर होते हुए लंदन चले गए 2019 में, ठीक है। अब इमरान खान जो है वो तो उनको तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ। जी, अच्छी बात है, वो 27 लेकिन कोई डील भी नहीं की। 27 माह हो गए, 27 माह हो गए, जेल में है। तो नवाज शरीफ और इमरान खान का तो मैं समझता हूँ मुआवजा भी अब नहीं बनता, ठीक है। इमरान खान इन लोगों से अब बहुत आगे निकल गए। ये और बात है कि इमरान खान का जो इक़्तिदार में आमद थी वो भी 1985 के नवाज शरीफ वाली आमद थी। इसमें आप भी गवाह हैं, मैं भी जानता हूँ 2018 में क्या हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतने कम वक्त में इमरान खान ने जितना अपने आप को मैं समझता हूँ बदला है, नवाज शरीफ ने इतने तवील मुद्दत में भी अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला। वो आज भी 85 वाले नवाज शरीफ हैं, हालांकि बीच में उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम लोग सीखते नहीं है। हम पहले फौजी बगावत होती थी, फिर वो पीसीओ आना, पीसीओ के ऊपर जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत हो गई, तो उन्होंने कहा पीसीओ की जरूरत नहीं है, अब सीओ ही आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और 26वीं तरमीम आप देख लें आगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 12 अक्टूबर 99 को एक मैंडेट था नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ उनके पास अवामी मैंडेट था, उनको घर भेज दिया गया, और आज मरकज़ में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं। और बात ये हो रही है कि कल सुबह 10 बजे मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो इससे तकरीबन 12 घंटे के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन होना है, और उसके हवाले से मरकज़ी हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है सुहेल खान आफरीदी के हवाले से या उनकी नॉमिनी जो थे उनके हवाले से, वो बड़ी काबिल एतराज़ भी है और बड़ी तशवीशनाक इस लिहाज से है कि वो कह रहे हैं कि मतलब हम नहीं करने देंगे, हम नहीं मानेंगे, नहीं बनने देंगे। मतलब ये है कि जिसका मैंडेट है उसको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो 12 अक्टूबर तो फिर ख़त्म हो गया ना, कि अगर कल 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे वज़ीर आला जो है वो सुहेल खान आफरीदी ने बनने की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई अगरचे गवर्नर राज का कोई लग नहीं सकता, लेकिन कोई ऐसा रास्ता बना देते हैं, कोई रुकावट खड़ी कर देते हैं, कोई इलेक्शन मुलतवी करा देते हैं, कोई गवर्नर जो है कोई एतराज़ लगा कर कोई जी मैं इस्तीफ़ा वापस भेज रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो 12 अक्टूबर वाला तो काम ख़त्म हो गया ना। 12 अक्टूबर को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर इसका मतलब ये है कि जब 13 अक्टूबर को एक मैंडेट नहीं तस्लीम कर रहे खैबर पख्तूनख्वा का। ये बात साकिब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और जिस तरह के घिनौने इल्ज़ामात अब सुहेल आफरीदी के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ लगाए जाते रहे, ठीक है। जैसे आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी लगाए जाते रहे, ये वही इल्ज़ामात है। अफसोस इस बात का है कि यही सियासतदान इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे घटिया और घिनौने इल्ज़ामात लगाने के लिए। मुझे तो ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि इन सियासी जमातों के अंदर कुछ ऐसे बड़े नाम भी थे जो अपने आप को लेफ्ट का कहते थे, कॉमरेड कहते थे, डेमोक्रेट्स थे, जिन्होंने टॉर्चर बर्दाश्त किया। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत जब आई तो परवेज़ रशीद पे टॉर्चर हुआ, सेनेटर परवेज़ रशीद, ठीक है, और वह हमेशा से उनकी कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रही है।
पिछले दिनों मैं देख रहा था, उनकी भी एक वीडियो आई और वो भी सोहेल अफरीदी के खिलाफ सुनी सुनाई जैसे नहीं होती। ना कोई FIR, ना कोई मुकदमा, ना कोई अदालत का फैसला। और परवेज रशीद जैसे सेनेटर जो हैं वो उठ के कह रहे हैं कि जी इनको नहीं बनने देना, पता नहीं ये दहशतगर्दों के साथी हैं। भाई फॉर गॉड सेक, दहशतगर्दों के साथी हैं। PTI में इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के मयार के मुताबिक नहीं हुआ तो वो उसके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, आपने PTI पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है, PTI भी एक सियासी जमात है, ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं है, उसकी वजह भी इलेक्शन कमीशन की साजिश है। जी। और काजी फायज ईसा का अल्लाह भला ना करे कि उसने जो 13 जनवरी वाला फैसला दिया। बिल्कुल। तो अदरवाइज तो पार्टी तो है ना, और उसने एक नामजद किया एक वजीर आला, और आप कह रहे हैं कि जनाब उसको नहीं बनना चाहिए और हम नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे भाई? ये कोई मासी वेड़ा है? ये पेशावर है, ये खैबर पख्तूनख्वा है। वहाँ के लोगों ने वोट दिया है, इमरान खान को वोट दिया है। सोहेल अफरीदी जो है वो उनका वजीर आला है, बनने जा रहा है। आप क्या कर लेंगे? आप कोई वहाँ पे कोई खुफिया इतलात के ऊपर कोई कामयाब ऑपरेशन तो नहीं कर सकते ना सूबाई असम्बली में, या उसकी भी प्लानिंग है तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक घिनौनी और घटिया एक साजिश थी जिस तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए। और अफसोस इस बात का है कि फौज के तर्जुमान ने भी पेशावर में जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने भी बिना किसी ठोस शवाहिद और सबूत के, नाम तो नहीं लिया उन्होंने सोहेल अफरीदी के, जी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा तासुर दिया है कि जैसे शायद वो भी नहीं चाहते कि सोहेल अफरीदी जैसा बंदा जो है वज़ीर आला बने इस सूबे का। आई थिंक के अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और अगर अवाम ने सोहेल अफरीदी को और उसकी पार्टी को वोट दिया है एक सूबे में तो उसका एहतराम करना चाहिए। और एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे इदारों को अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है, जब वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जंग आपकी है, इंडिया के साथ आपकी जंग है, आप अपने सूबे के अंदर भी जो है अब लोगों के साथ भी जंग करेंगे तो फिर क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि हमें बड़ा एहतियात से और बड़ी दानिशमंदी से काम लेना होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग ताकत के ज़ोम में, ताकत के गरूर में, नशे में बहुत सी गलतियां करते रहे हैं, जिसका हम खमियाजा भी हमने भुगता है, बतौर कौम और बतौर मुल्क भी भुगता है। और शेर अफजल मरवत जो है होना चाहिए। वो ये बात कर रहे हैं कि JUIF को आगे किया जा सकता है, मौलाना लुत्फुर रहमान वो मुश्तरका उम्मीदवार हो सकते हैं। ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उसमें तो कोई मसला नहीं है कि होते रहते हैं उम्मीदवार, वो हार भी जाते हैं। असल मसला वो है कि आप जो है बोलियां लगाएं, लोगों को जो है वो जो मैंडेट जिस पार्टी का है उसको, उसकी बजाय उनको अपनी तरफ लेकर आएँ। मसला तब जो है वो शुरू होता है। देखना ये है कि कल गवर्नर क्या करते हैं, कल कौन सी चाल है वो चल कर जो है वो उसको रोक पाते हैं। क्योंकि एक मसला ये भी है कि अगर सोहेल खान अफरीदी कल 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे वज़ीर आला बन जाते हैं तो वफाकी हुकूमत मेरा ख्याल में ये समझती है कि शायद उनकी बहुत बड़ी ये नाकामी होगी या शिकस्त होगी। हालांकि मेरा ख्याल है कल जुनैद अकबर ने जो बातें की हैं, अगर उनको थोड़ा सा कान लगा कर सुने तो वो बात यही कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म हो, आप भी चाहते हैं दहशतगर्दी, आए बैठते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं ना, हम बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं और उसका कोई तरीकाकार निकालते हैं कि कैसे दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। तो वफाकी हुकूमत को भी, नवाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ है वज़ीर आज़म है, उनको भी ये ज़रूर जो है वो देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कल 26वीं तरमीम, कल वैसे 26वीं तरमीम से आने से पहले जी एक कानूनी साजिश जी या कानूनी सुरंग जो है वो ये भी हो सकती है कि पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपोजिशन जमातों में से चला जाए और कह दे कि जनाब ये पिछले वजीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अब आप देखें जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है पीपल पार्टी के, फैसल करीम कुंडी, आप उनका किरदार देखें। उन्होंने कल ट्वीट किया कि मेरे पास 2:57 पर वो रिसीव हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने ये ऑफिशियली एक रस्म ही है ना, रस्म, ये नहीं कहा कि बस ये इस्तीफा हमने कबूल कर लिया। ये एक रस्मी होता है, कबूल करें या ना करें ये वो लिखा हुआ आइन में इसकी कोई नहीं है कबूल करने वाली। आर्टिकल 130 मगर मैं हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर
और ये क्या कर क्या रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं जी ना। जी जी। तो फिर हम जब 12 अक्टूबर याद करते हैं, फिर हम 4 अप्रैल याद करते हैं, 5 जुलाई याद करते हैं, तो फिर हम जब इनका आज का किरदार देखते हैं इन पार्टियों का, तो फिर शर्म आती है। तो ठीक है, कल देखें। और वैसे भी पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है आज का? अतीक शाह साहब। अतीक शाह साहब है। अगर उनका कुछ इम्तिहान ऐसा- है। उनका भी एक इम्तिहान है। बिल्कुल, उनका भी इम्तिहान है। डेफिनेटली वो हाई कोर्ट है सूबे की, उन्होंने देखना है कि बतौर क्या हो रहा वकील वैसे वो नून लीग के करीब रहे हैं, सुना है। नून लीग के करीब रहे हैं, लेकिन ये अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं वो फेयरली चल रहे हैं। अच्छा। मतलब बहुत सारे लोग जमानतों के लिए आते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिलीफ होता है उसके लिए वो रिलीफ दे भी रहे हैं। पर अब देखेंगे कि अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि टाइम होगा 9 से 10, मतलब 1 घंटे का टाइम होगा। उस पिटीशन फाइल होनी है, रजिस्ट्रार ऑफिस फिक्सेशन होनी है, सुनी जानी है, स्टे ऑर्डर होना है। तो ये काम इतना जल्दी होता नहीं है अमूमी तौर पर। ये सब कुछ पुरअमन तरीके से हो जाए तो सुहेल आफरीदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फिर ये होगा, और वफाकी हुकूमत की भी ज़र्फ़ का एक इम्तिहान होगा कि वो उनको इमरान खान से मुलाकात के लिए इजाज़त मिलती है या नहीं। और ये मुलाकात बहुत ज़रूरी होगी एक नए वज़ीर आला के लिए, जी जी, ताकि वो इमरान खान से मिलकर आए। उन्होंने काबीना भी बनानी है। जी जी, काबीना के बगैर हुकूमत नहीं चलती। बिल्कुल। तो पहला काम तो यही होना चाहिए कि इमरान खान से उनकी मुलाकात को फैसिलिटेट किया जाए। और ये वफाकी हुकूमत की, ये मैं समझता हूँ आईनी जिम्मेदारी है कि वो सूबे के अंदर एक नई हुकूमत बन रही है उसमें उसको फैसिलिटेट करे। और अगर उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये खुद वही काम कर रही है जो काम माजी में इनके साथ होता रहा। 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट बनेगी, लार्जर बेंच बनेगा, और या ये जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनेगी? आपको क्या लगता है? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो बेंच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक नुक्ते से वो बाहर या तो निकलना नहीं चाह रहे, निकलने के लिए रास्ते तो बहुत बता दिए हैं, मुनीर मलिक उन्होंने बता दिए, लेकिन वो शायद उस पे ही अड़े हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं। मतलब जब उनको रास्ता बता दिया जाता है फिर भी 1 घंटे के बाद कहते हैं जी हमें बताएं हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। कि जी जुडिशल कमीशन है, 26वीं तरमीम है, आईनी बेंच है और आईनी बेंच ने ये सुनना है और उससे हम बाहर कैसे जाएं। तो वो कोई जुडिशल ऑर्डर करने के मूड में नहीं लग रहे, कोई डायरेक्शन के मूड में या जब वो उनको भेजने के मूड में नहीं लग रहे, लेकिन अल्टीमेटली उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि बड़ा सवाल ये आया है और बेंच के अंदर से कि जो बेनिफिशियरी हैं वो कैसे बैठेंगे इस बेंच में, बेनिफिशियरी कैसे बैठ सकते हैं? देखिए जी, बदकिस्मती से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका माजी का किरदार कोई इतना अच्छा नहीं रहा। ये वो सुप्रीम कोर्ट है, इसने वो अख्तियार भी फौजी डिक्टेटर्स को दे दिया जो इसके अपने पास नहीं था। और आज जो अख्तियार इसका है वो नहीं इस्तेमाल करने की जरूरत इनको हो रही। और वो अख्तियार क्या है? एडवोकेट मुनीर मलिक ने बड़ा कमाल की एक बात की। उन्होंने कहा देखें जी आईनी बेंच बन गया, ठीक है, बेंच है ना जी, बेंच है। सुप्रीम कोर्ट फिर भी अपना उसका वजूद बरकरार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक जितनी शिक्के हैं ना उनमें 26वीं आईनी तरमीम से तरमीम नहीं हुई जी। सुप्रीम कोर्ट का एक अलग एक आइडेंटिटी है जो आइन के अंदर अभी भी मौजूद है। तो ये जो आईनी बेंच है ये अदालती फैसला दे, और वो फैसला ये हो कि हम इस नतीजे पर पहुँचें कि चूँकि ये पार्लियामेंट के पास करदा आइनी तरमीम है और पूरी पार्लियामेंट की है, तो इसलिए पूरी सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, इसी में इज्जत है। ये तो नहीं हो सकता कि 25 करोड़ आवाम के मुंतखब पार्लियामेंट के पास करदा आइनी तरमीम जो है उसका जायजा जो है वो चंद जजेस बैठ के 6, 7, 8 जजेस बैठ के कर दें। पूरी सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए हर आइनी तरमीम को। तो एक तो ये है कि वो अदालती फैसला दे दें, और चाहे वो जब अदालती फैसला आ गया तो फिर वो फुल कोर्ट जो है वो फिर किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, किसी जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं है, वो जजमेंट दे के फुल कोर्ट ही सुनेगी। और आइंदा के लिए भी ये प्रेसिडेंस बन जाए कि आइंदा भी जब कोई तरमीम होगी तो वो फुल कोर्ट सुनेगी। अब मैंने पहले भी कहा कि ये वो सुप्रीम कोर्ट है, अपने कवायद जो रूल्स बनाते हैं उसकी मंजूरी के लिए तो सारे जज बैठ जाते हैं, गो के वो इंतजामी साइड पे बैठते हैं, लेकिन कहते हैं जी फुल कोर्ट की मंजूरी होगी तो तब रूल्स मंजूर होते हैं।
लेकिन 25 करोड़ अवाम की पार्लियामेंट की मंजूर करदा एक आईनी तरमीम आती है तो कहते हैं बस हम चंद जजेस सुन लेते हैं। मतलब ये औकात है पार्लियामेंट की 25 करोड़ अवाम की आईनी तरमीम की कि चंद जजेस बैठ के उसका फैसला कर लें। इससे तो अच्छा है कि फिर कोई डिक्टेटर ही फैसला कर लिया करे, चंद कोर कमांडर बैठ जाया करें। जब जनरल मुशर्रफ के साथ जो थे वो पीसीओ इसी तरह जारी हुआ था ना, फिर तो ये पीसीओ है ना, जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का चंद जजों की तरफ से वो जनरल मुशर्रफ वाला पीसीओ होगा। तो मेरे ख्याल में ये फुल कोर्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बात नियत कौन सी फुल कोर्ट? वही जो कह रहे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले के जजेस हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो बाद में आए ये तो जज ऑफ ओन कॉज हो जाएंगे ना। तो जब जस्टिस मुसर्रत हलाली ने बड़ी जबरदस्त बात की, जी जी, उन्होंने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाले जजेस थे उनको सुनना चाहिए और जो नए आए उनको इस बेंच पर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जीरो पे जाना पड़ेगा, मतलब 26वीं आईनी तरमीम से पहले जाना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो इस सारे मामले को आप जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल अब देखें कल क्या होता है इस हवाले से जी। तो साकिब बशीर को और मतीउल्लाह जान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।